नमस्कार। संसद के बजट सत्र में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं हुई हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, यह सबसे बड़ी घटना है। विपक्षी पार्टियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, ये भी एक बड़ी घटना है। लेकिन राजनीतिक रूप से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि कोई 1.5 दर्जन पार्टियां, अगर प्रिसाइजली कहें तो 17 पार्टियां लगातार एक साथ बैठ करके मीटिंग कर रही हैं और संसद की अपनी रणनीति बना रही हैं। और इसी के बरक्स एक दूसरी बड़ी घटना यह है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगभग हर दिन सत्ता पक्ष की रणनीति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है। प्रधानमंत्री के चैम्बर में हर दिन बैठक होती है, जिस दिन सत्र होता है, जिस दिन कार्रवाई चलनी होती है सुबह में, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल होते हैं। अमित शाह भी होते हैं, जेपी नड्डा भी होते हैं, नितिन गडकरी भी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री होते हैं। ये सब लोगों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करके रणनीति बनाते हैं। और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके चैम्बर में बैठ करके विपक्षी पार्टियों की रणनीति बनती है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है कि संसद सत्र में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं या एक साथ बैठ करके रणनीति बना रही हैं। पहले भी ऐसा होता था, और खासतौर से जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हुए हैं तब से उन्होंने कमान संभाली है। वो विपक्ष का चेहरा बने हैं संसद के अंदर। वो जब भी बैठक बुलाते हैं तो पार्टियां उसमें आती हैं, शामिल होती हैं और साझा रणनीति बनती है। अभी क्या हुआ, जब इस दूसरा चरण शुरू हुआ तो अलग किसी गैर संसदीय गैर राजनीतिक कारण से तृणमूल कांग्रेस ने उस बैठक का, उन बैठकों का बहिष्कार शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस उस बैठक में नहीं शामिल होती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बैठक बुलाते थे उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं आती थी। विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन के परिसर से विजय चौक तक मार्च किया, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस गैर हाजिर रही थी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद तृणमूल कांग्रेस भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में शामिल हुई। तो अब ये 3 पार्टियां ऐसी हैं, विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की एलआई हैं, यूपीए में हैं या कांग्रेस के प्रति सद्भाव रखती हैं। 3 पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से दूरी दिखाती थी या कांग्रेस से लड़ने का ऐलान करती थी। वो 3 पार्टियां हैं तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। और ये दिलचस्प है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर रहे हैं उसमें ये तीनों पार्टियां शामिल हो रही हैं। संसद की साझा रणनीति में ये तीनों पार्टियां शामिल हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस भी आ रही है, के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति भी, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी। तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? असली सवाल ये है, आज के वीडियो का जो असली मुद्दा है, जो थ्रस्ट है, वो ये है कि जो 17 पार्टियां एक साथ बैठ करके रणनीति बना रही हैं संसद के अंदर, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ बैठ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब राहुल गांधी की सजा के बहाने या उसकी वजह से समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। जो कांग्रेस विरोधी ताकतें थी वो भी अब एकजुट हो गई। उन पार्टियों को भी एहसास होने लगा कि जब कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस में भी नेहरू गांधी परिवार के साथ जब इस तरह का बर्ताव होने लगेगा, जब इस तरह की स्थितियां आ जाएंगी तो उनकी क्या बिसात है, क्या उनको इस खतरे का एहसास हो गया है? इसके आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब वो विपक्षी पार्टियां जो अभी तक लड़ रही थी वो भी डर गई हैं, उनको भी चिंता हो गई है कि बीजेपी या केंद्र की सरकार की एजेंसियां उनके साथ भी कुछ ऐसा कर सकती हैं। और इस डर से, इस चिंता में आगे का भविष्य देखते हुए क्या ये तमाम पार्टियां एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जब तक संसद का सत्र चल रहा है तब तक नहीं मिलेगा, या जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता है तब तक नहीं मिलेगा। ये पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम यहां बता रहे हैं कि उसके पहले कतई नहीं होगा। ये आमतौर पर संसद की जब कार्यवाही चल रही होती है तो विपक्षी पार्टियां तालमेल कर लेती हैं, विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के संसदीय रणनीति बनाती हैं। उनको पता है कि दोनों सदनों में कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की ताकत के बगैर किसी भी मसले पर सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता है, या अगर सरकार का विरोध किया जाता है तो न कारखाने में तूती की आवाज होगी, उसका कोई असर नहीं होगा। इस वजह से तमाम पार्टियां अपने एजेंडे के तहत कांग्रेस के साथ हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सत्र खत्म होता है वैसे ही वो कांग्रेस के साथ लड़ने लगती हैं। और ये अभी दिखा बजट सत्र के पहले चरण में क्या स्थिति थी, और उसके बाद जो पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति थी। त्रिपुरा में किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने लड़के और कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को नुकसान किया, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से नुकसान किया, तो ये सब ने देखा हुआ है। संसद के अंदर विपक्ष की रणनीति अलग होती है, संसद के बाहर अलग होती है।
अभी जो कांग्रेस के ऊपर आफत आई हुई है और राहुल गांधी की सदस्यता गई है, कांग्रेस उससे अगर कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी उसको अपने लिए एक अवसर मानेंगी। ये उनके लिए भी एक अवसर है कि कांग्रेस पार्टी अगर खत्म होती है तो उसको खत्म हो जाने दें। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी अभी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन उनको ये लगेगा, उनका ये सोचना है कि अगर इस बहाने कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो उसको और कमजोर किया जाए ताकि वो निर्णायक रूप से समाप्त हो। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि चाहे आज से 6 दशक पहले हुआ हो, 5 दशक पहले हुआ हो, 2 दशक पहले हुआ हो या अब हो रहा हो, जितनी प्रादेशिक पार्टियां हैं वो कांग्रेस की कब्र पर पनपी हैं, उसी की कीमत पर फली फूली हैं, उसी को नुकसान पहुंचा करके फली फूली हैं। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके से लेकर के और आज की तारीख में दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी तक, हर स्टेट में जो प्रादेशिक पार्टी है वो कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़ी है, कांग्रेस की कब्र पर पनपी है। कांग्रेस को समाप्त करके दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़ी हुई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी को समाप्त करके राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी हुई है, सबसे बड़ी पार्टी हुई है, और उसने राज भी किया है कांग्रेस को समाप्त करके ही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कांग्रेस के कब्र पर फले फूले हैं। तेलंगाना राज्य बनाया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वहां आज लगातार अगर 10 साल से ज़्यादा समय से, 15 साल से, 10 साल से ज़्यादा समय से, 2014 में प्रदेश बनने के बाद 10 साल से ज़्यादा समय से अगर वहाँ तृणमूल को, माफ़ करिएगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है, उसका राज है, तो वो भी कांग्रेस की कीमत पर है। तो इस तरह से एनसीपी कांग्रेस की कीमत पर है। महाराष्ट्र में ममता बनर्जी की पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कीमत पर है। तो ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की कीमत पर फली फूली हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगी कि उनके साथ मिलकर के या उनकी ताकत का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े और कांग्रेस फिर मजबूत हो, अपनी पुरानी ताकत हासिल करे। इसीलिए वो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो और इसके लिए वो लोग सक्रिय प्रयास भी करेंगे। इसकी परीक्षा या इसकी मिसाल कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कर्नाटक में अभी चुनाव होना है, अगले 2 महीने में, मई में चुनाव होना है, और वहां जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस को नुकसान करने का प्रयास करेंगी, उससे जाहिर होगा कि आगे क्या राजनीति होगी। अगर विपक्ष की पार्टियां गंभीर हैं और उनको दिख रहा है कि बीजेपी की चुनौती है या केंद्र की जो मौजूदा सरकार है उससे लोकतंत्र को चुनौती है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, विपक्षी पार्टियों के लिए खतरा है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है, आजादी के लिए खतरा है, तो क्या वो कर्नाटक में एकजुट नहीं हो सकती हैं? क्या कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जेडीएस के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पिछले दिनों ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि ममता बनर्जी उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने आएंगी कर्नाटक में। पिछले साल जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया था। उसी तरह से उन्होंने वादा किया है कि वो कुमारस्वामी की पार्टी के लिए, एचडी देवेगौड़ा के परिवार की पार्टी जो है जेडीएस, उसके लिए प्रचार करने जाएंगी कर्नाटक। और उनसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया हुआ है कि वो भी जेडीएस के लिए प्रचार करेंगे कर्नाटक में। ये दोनों बड़ी सत्तारूढ़ पार्टियां हर तरह से कर्नाटक में जेडीएस को मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसका क्या मकसद होगा? क्या जेडीएस को मदद करके बीजेपी को हरा दिया जाएगा, या जेडीएस को मदद करने से कांग्रेस कमजोर होगी, अपोजिशन का वोट बटेगा, अपोजिशन कमजोर होगा और बीजेपी को फायदा होगा? यह बात क्या ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव को समझ में नहीं आ रही है? वो दोनों बखूबी समझ रहे हैं कि अगर वो जेडीएस के लिए प्रचार करते हैं, जेडीएस को संसाधन मुहैया करते हैं, उसको मदद करते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी फिर से चुनाव जीतेगी वहां और कांग्रेस हारेगी। ये लोग नहीं चाहती हैं, ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कर्नाटक जैसे समृद्ध और बड़े राज्य में कांग्रेस सत्ता में आए। अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है कर्नाटक में, तो आगे के तमाम चुनावों के लिए उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसको संजीवनी मिल जाएगी। तो ये पार्टियां जिस तरह से बीजेपी चौक करना चाहती है, उसकी गर्दन दबाना चाहती है, उस तरह से ये पार्टियां भी चाहती हैं, और ये कर्नाटक में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी आत्मघाती कदम उठा रही है और उसने तालमेल की संभावना को बिल्कुल खारिज कर दिया पहले ही, और आधी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 124 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें कई सीटें ऐसी हैं जो वोकालिगा असर वाली सीटें हैं, जहां एचडी देवेगौड़ा के परिवार का असर रहा है। यहां तक कि लड़ाई बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा हुआ है कि वो एचडी देवेगौड़ा के पोते जो हैं निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे।
अपने भाई को कैंडिडेट बनाएंगे। जो डीके सुरेश उनके भाई हैं, जो बेंगलोर ग्रामीण से अभी एमपी हैं, इकलौते एमपी हैं कर्नाटक में, उनको डीके शिव कुमार चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं देवगौड़ा के पोते के खिलाफ। तो ये स्थिति कांग्रेस भी क्रिएट कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी अपनी तरफ से ऐसी राजनीति कर रही हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी, और उसके प्रभारी और उसके नेताओं ने यह घोषणा की है कि राजस्थान की सभी 200 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के मुंह में अलग खून लगा हुआ है गुजरात के चुनाव से। गुजरात में उसने कांग्रेस का वोट काट के कांग्रेस के वोट से ही 13% वोट का हिस्सा लिया और उसके 5 विधायक जीते। वो 13% वोट वाली पार्टी हो गई है गुजरात में। तो अब उसको लग रहा है कि वो बाकी राज्यों में भी इसी तरह से राजनीति करके कांग्रेस का वोट ले सकती है, कांग्रेस को कमजोर कर सकती है, और अल्टीमेटली 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो दूसरी कांग्रेस हो जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष हो जाएगी, वो विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। और वो इकलौती पार्टी है, कांग्रेस के अलावा इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, जिसके 2 मुख्यमंत्री हैं। किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों के होते थे, लेकिन उनके भी नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस के बाद वही एक पार्टी है जिसके 2 मुख्यमंत्री हैं। तो वो इस वजह से अपनी राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनकी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकों में शामिल हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह संकेत दिया है कि इस बार वो अमेठी और रायबरेली से भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। सोचे, दो सीटें सपा हमेशा छोड़ती रही है आउट ऑफ कटसी कांग्रेस पार्टी के लिए, जो नेहरू गांधी परिवार का पुराना की पारंपरिक सीट है अमेठी और रायबरेली, वहां भी अखिलेश यादव ने यह संकेत दिया है कि वो कैंडिडेट उतार सकते हैं। इसका क्या मतलब है? तो ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे भारत राष्ट्र समिति हो, ये संसद की कार्यवाही के दौरान जो सद्भाव दिखा रहे हैं, वो सद्भाव वो राजनीति में नहीं दिखा सकते हैं। राजनीति और चुनाव का जो की तैयारी होगी, उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और फ्लोर कोऑर्डिनेशन की स्ट्रेटेजी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए ये इनको भी एक अवसर दिख रहा है। वो ये नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस को अपनी ताकत दे करके मजबूत करें ताकि कांग्रेस खड़ी हो जाए और वो बीजेपी से लड़े। इसके बजाय उनकी कोशिश ये होगी कि कांग्रेस को कमजोर कर दें, बीजेपी बेशक मजबूत होती है तो हो जाए, बाद में बीजेपी के साथ लड़ेंगे। हालांकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है, कांग्रेस को कमजोर करके हाशिए की पार्टी बना देने का अगर एजेंडा बीजेपी का पूरा होता है, तो उसके बाद उसका निशाना यही विपक्षी पार्टियां होंगी। अभी भी निशाने पर हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर बड़ी मार पड़ेगी, गहरी बड़ी। तो ये वो पार्टियां नहीं सोच रही हैं, और वो अपने तात्कालिक नजरिए से देखते हुए जो बची खुची कांग्रेस की ताकत है उसको भी समाप्त करने की राजनीति कर रही है। तभी अभी इस संसद की कार्यवाही के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद देखते हैं कर्नाटक चुनाव में क्या स्थिति रहती है, किस तरह से ये पार्टियां बिहेव करती हैं, उससे अंदाजा लगेगा कि इनकी राजनीति आगे कैसी होनी है, इनका तालमेल होना है या नहीं होना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अभी जो लोग इस आधार पर संसद के बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों की साझा बैठक से जो लोग बहुत उत्साहित हैं, या जिनको लग रहा है, जो एक खुशफहमी पाले हुए हैं कि अभी से अलायंस बन गया 2024 का, उनको निराशा भी मिल सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।